Okay, now we have proceeded up to third part of the lesson or the speech. Part थर्ड पे पहुंचे भी हम लोग. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, business, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. समझ में आया? तो क्या कह रहे वो कि मैं आवाज़ दे रहा हूँ गवर्नमेंट एजेंसी को, इंटर गवर्नमेंट एजेंसी को, फेथ लीडर्स को. फेथ लीडर्स मतलब फेक लीडर्स नहीं है, फेथ मतलब विश्वास वाले लीडर्स. वर्कर्स को, टीचर्स को, हर किसी को आवाज़ देता हूँ कि हम सब टू पुट एन एंड खात्मा करना है हमको इस तरह के वायलेंस का बच्चों के खिलाफ. चाहे वो स्लेवरी हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड मैरिजेस हो, चाइल्ड लेबर हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, एंड इलिटरेसी है ना. ऐसे सारे पता है ना. अक्सर जो सोशल इसके ऊपर जो बहुत सारी सोशल एजेंडा पे मूवीज़ बनते रहती है ना. ऐसे सब बातों के ऊपर मूवीज़ बहुत बनती है. तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में, है ना, या फिर इवन क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा होगा ये सारे टॉपिक्स के ऊपर. एंड इलिटरेसी, दिस थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी. तो एक सिविलाइज्ड कहते हैं ना, सभ्य समाज में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है. फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस. गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल. तो स्टार्टिंग में हमने देखा ना, बताया गया था कि एक हफ्ते का जितना हमारे आर्मी का एक्सपेंडिचर है, हमारे डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, उससे हम कितने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, है ना, कितने बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं. तो गवर्नमेंट्स को एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए. Business must be more responsible, accountable and responsible has the same meaning, and open to innovative partnership. Look, innovative मतलब क्या? Having new advanced idea, नए तरीके, है ना. तो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि जितने बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी आगे बढ़कर जो है इस बारे में कुछ नए आइडियाज़ लाना चाहिए, है ना. जैसे कि अभी आप देखते होगे ऐड वगैरह में आता होगा ना कि अगर आप ये चीज़ खरीदते हो तो उसमें से इतने रुपए जो है आप जो है चाइल्ड एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो. देखते होगे आप, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आता है. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टू एक्सिलरेट एक्शन. एक्सिलरेट करना, स्पीड अप करना. ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज. फ्रेगमेंटेड देखिए, फ्रेगमेंट किसको बोला जाता है? टुकड़ों में बटे हुए, है ना. एजेंडास, अ प्लान ऑफ थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो टुकड़ों में बटे हुए जो प्लान्स है ना, उससे ऊपर उठकर आना चाहिए. टुकड़ों में बटे हुए प्लान्स मतलब क्या? एक है ना, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक आदमी ये सोल्यूशन बोल रहा है, कोई ये राय दे रहा है, कोई अपनी राय ना, कोई सबकी अपनी 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 राय होती है. तो ये सब चीज़ के बारे में अब सब अपनी अपनी राय रखने की बजाय हम सबको एक सॉल्यूशन के ऊपर आना होगा. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. और जितने भी विश्वसनीय लीडर्स हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको बच्चों के साथ खड़े रहना होगा. We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our promise. समझ में आई बात? Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. है ना. अब आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं कि एक कॉबलर बॉय था, उससे मैं मिला. और लेकिन वो कॉबलर बॉय बेचारा क्या करता था, कॉबलर पता है ना, मोची को कहते हैं ना, जूते वगैरह जो सीखते हैं. तो वो मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा रहता था. I asked my teacher, why is he working outside? Why is he not with us in the school? तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि भाई ये बच्चा बाहर क्यों बैठता है ना, हमारे साथ पढ़ने के लिए अंदर क्यों नहीं आता. My teachers had no answer. One day I gathered the courage to ask the boy's father. तो एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने डायरेक्टली जो है उस मोची बच्चे के डैडी से पूछा. He said, sir, I have never thought about it. We are born to work. कि मैंने बच्चे को पढ़ाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमने तो यही माना है कि हमारा पैदा होने का मकसद ही काम करना है. His answer made me angry. It still makes me angry. तो उसके डैडी ने जो जवाब दिया उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब भी गुस्सा आता है.
एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो। जब मैं बच्चा था तब मैं कल के बारे में सोचा करता था ना, तो अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम। तो उस वक्त भी मैंने, बच्चा होने के बावजूद मैंने उस वक्त ये सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये कॉबलर बच्चा मेरे बाजू में बैठा होगा। नाउ डेट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, है ना। वो उस वक्त की बात है जब मैं छोटा था, अब वो कल आज बन चुका है। I am today and you are today. Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो गुजरा हुआ कल जो मैंने सोचा था कि मेरा आने वाले कल में वो बच्चा मेरे साथ बैठा होगा, आज न जाने कितने ही बच्चों को इन्होंने ना, ऑलमोस्ट 83,000 बच्चों को उन्होंने हेल्प कर दी है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, अंधेरे के काफ़ी आगे, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार। तो इस बोलते ना, हमारे आगे अपार अंधेरा है, लेकिन उस अपार अंधेरे के आगे मैं देखता हूँ बच्चों की मुस्कान जो स्टार्स की तरह ब्लिंक होती है। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग। आज जब मैं समुंदर की तरफ देखता हूँ तो वहाँ भी मुझे दिखाई देते हैं कि उसके पास बच्चे खेलते हुए, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, in every tree, mountain, I see our children growing freely with dignity। और पहाड़ और ये पेड़ वगैरह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे ये पेड़ वगैरह फ्रीली ग्रो हो रहे हैं तो मेरे बच्चे भी इसी तरह ग्रो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस आज को अपने अंदर देखो। My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hands close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. है ना, कि आप लोग सब जो है अपनी आंखें बंद कर लीजिए और देखिए आपके दिल के अंदर भी, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो आपके अंदर भी एक बच्चा है। आई एम श्योर यू कैन। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। आज देखता हूँ कि ना ये सारी महान हस्तियाँ हमको पुकार रही है। क्यों पुकार रही है? लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। देखिए, डेमोक्रेटाइज इज द वर्क फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो नॉलेज और एजुकेशन है ना, ये बस पहले जैसे हुआ करता था ना कि अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी दे हैव द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, है ना। तो आज ऐसा नहीं है, आज नॉलेज और एजुकेशन पे हर बच्चे का हक है। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, हमको इंसाफ को सही मानों में हर बच्चे तक, हर इंसान तक फैलाना है। लेट अस टुगेदर, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग देख चुके हैं ना कि सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. हमें एक मार्च करना होगा। मार्च मतलब कदम बढ़ाना होगा ना, कि हम एक्सप्लॉयटेशन से, एक्सप्लॉयटेशन समझते हैं ना आप, किसी का अनड्यू एडवांटेज उठाना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उससे हमें कदम बढ़ाना होगा एजुकेशन की तरफ। अ कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, एक मार्च करना होगा गुलामी से आज़ादी की तरफ। अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, हिंसा से शांति की तरफ एक मार्च। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, जहालत से जागरूकता की तरफ एक मार्च करना होगा। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से उजाले की तरफ एक मार्च करना होगा। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी। मॉर्टैलिटी मतलब डेथ ना, मॉर्टैलिटी मतलब क्या? डेथ। और डिविनिटी मतलब उसका मीनिंग लिख लीजिए गॉडलीनेस। डिविनिटी का मीनिंग लिख लीजिए। आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। तो मौत से ईमान की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। लेट अस मार्च। तो आपको नीचे ब्रैकेट में दिया है, नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी। As I told you earlier that we'll be discussing only important question answer, right? Now here you can see on the screen, English workshop is given. Alright? Okay? So the question number 1 is, name the following. The persons to whom Kailash Satyarthi gives the highest credit of his honor.
तो एक्चुअली अगर देखा जाए क्वेश्चंस जो है आपको पैसेज के रिलेवेंट ही आएंगे ना, द पैसेज विल बी गिवन एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो एनीवेज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, तो ये क्वेश्चन क्या है, द पर्सन्स टू हुम कैलाश सत्यार्थी गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर। तो आप लोग को याद होगा कि कैलाश सत्यार्थी ने कहा था कि ये सारे लोग जो थे वो मेरे साथ जो है इस चाइल्ड लेबर मूवमेंट में साथ दिया था उन लोगों ने। तो पैसेज में आप देख सकते हो कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर एंड इकबाल मसीह। ऑलराइट, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर एंड इकबाल मसीह, ये आंसर है ए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। पैसेज में जो दिया है द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, तो उसमें आएगा, आपको ये स्टार्टिंग के पैसेज में दिया है एकदम। लेट अस सी, ओके, ये देखिए, हियर यू कैन सी ए आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर एंड इकबाल मसीह, एंड हियर यू कैन सी ऑन द इन द फर्स्ट पैराग्राफ नाउ यू कैन सी ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा में कौन कौन आ जाएगा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। ऑलराइट, तो लाइकवाइज द आंसर्स आर एक्चुअली गिवन इन द पैसेजेस इटसेल्फ। तो पैसेज आपके सामने होगा एंड फ्रॉम देयर ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लेसन्स तो हमारा ऑलरेडी कल देखा हुआ है। तो इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक यू कैन कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर सी, सो कॉल्ड डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने डॉटर्स कहा था ना, किसको डॉटर्स कहा था उन्होंने, याद होगा, मलाला एंड टू कायनाट्स, शाजिया, द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। किसको कहा था, मलाला, टू कायनाट्स, कॉमा शाजिया, comma the daughters from Africa and all over the world. Okay, then see question number D, the foreign activists of equal rights mentioned in the passage. Foreign activist उसकी तरह जो है चाइल्ड लेबर के लिए काम करने वाले, और कौन कौन से, तो इसमें वही आएगा, एक तो इकबाल मसीह, देन मलाला यूसुफजई एंड टॉम हार्किन। ये भी फर्स्ट पैसेज में दिया है, इकबाल मसीह, कॉमा, मलाला यूसुफजई एंड टॉम हार्किन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, तो आई डू रिक्वेस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स, इट्स बेटर यू just jot down it. Okay, do carry pen or pencil in your hand and better you jot down in the notebook or in the textbook, whichever is available with you. अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेंशन द सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी इन हिज स्पीच, वन सोशल इशू इज गिवन फॉर यू। तो एक सोशल इशू दिया है, सोशल मुद्दा दिया है जो उन्होंने उठाया था, चाइल्ड लेबर। बाकी के रेस्ट ऑफ जो है आपको डिस्कस करना है। तो यू पीपल जस्ट गो ऑन राइटिंग, राइट डाउन बी, स्लेवरी, then C, trafficking, then child marriage, then sexual abuse, then illiteracy. Again I repeat, slavery, 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 trafficking, child marriage, sexual abuse and illiteracy. Okay, ये हो सकता है आपको, ये जो है ना वेब डायग्राम में भी जो है प्रेजेंट करके पूछा जाए कि सोशल इश्यूज हाईलाइटेड बाय कैलाश सत्यार्थी। हाँ, वेब डायग्राम में भी आ सकता है आपको, एक्टिविटी क्वेश्चन में, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ सकता है। देन सी
Question number 3. Complete the following diagram or chart. The aim in life of Kailash Satyarthi is that every child should be free. अब it is already given in sort of web diagram. ठीक है, तो आप लोग लिखते जाइए. To be a child, to grow up and develop, to laugh and cry, to play and learn, to dream, then write to eat, sleep and see daylight, and the last one is to go to school. To go to school. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. To be a child, to grow up and develop, to laugh and cry, to play and learn, to dream, to eat, sleep and see daylight, and the last one is to go to a school. Okay? Now, let us see one more web diagram which is given. Complete the following web chart. What कैलाश सत्यार्थी. तो ये आप समझ रहे हो ना कि मतलब ये जितने भी है ना सिंपल एक्टिविटी टाइप, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को रिस्पेक्टिवली जो पैसेज से कंसर्न्ड है ना उसमें आएंगे. तो व्हाट कैलाश सत्यार्थी अपील्स, लेटस. ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा आप लोगों को जो है ना एक पैसेज में ही दिया हुआ है. ये जो लेटर्स वाला है ये आपको पैसेजेस में ही दिया है. तो यू जस्ट राइट डाउन. लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. नंबर फर्स्ट, ग्लोबलाइज कंपैशन. नंबर 2, यूनिवर्सलाइज जस्टिस. नंबर 3, डेमोक्रेटाइज नॉलेज. Number 4, march from darkness to light. And number 5, march from ignorance to awakening. ये आप लोगों को जो है ना लास्ट वाला पैसेज उसमें मिल जाएगा, है ना. तो कल का वीडियो दोबारा देख लीजिए, लेसन्स जो एक्सप्लेन किया गया है, और एल्स कीप द टेक्स्ट बुक बिफोर यू एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल लेसन के लास्ट में दिया गया है. वापस बता रही हूँ, आप लोग पैसेज को सामने रखिए और देखिए. देखिए बिल्कुल लास्ट में दिया है, दिख रहा है आप लोगों को. तो लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एंड लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज थिंक एंड गिव योर ओन रिस्पॉन्सेस. तो ये जो है ना दिस कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. ओके, सो हियर यू कैन गिव योर पर्सनल ओपिनियन, और फॉर दिस यू कैन इवन रेफर द रेफरेंस बुक. So this will be much in depth and detail, so we just skip it. Just look at the question number 6. Question number 6. Choose the correct option and write in front of the given word to convey the exact meaning. Divinity. Its answer will be godliness. कल लेसन एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था डिविनिटी मतलब गॉडलीनेस, है ना. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना. तो गॉडलीनेस मीन्स ईमान, डिविनिटी ईमान. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सट्रीमिस्ट, इसका आंसर आएगा मिलिटेंट. कल्मिनेट, इसका आंसर आएगा राइज टू अ पीक. एक्सप्लॉयटेशन, इसका आंसर आएगा मिसयूज. मॉर्टेलिटी, इसका आंसर आएगा डेथ. डिग्निटी, इसका आंसर आएगा सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, you all can see, pick out from the lesson the noun forms of the following. नाउन फॉर्म्स लिखना है. डिग्निफाइड, इसका अभी अभी ऊपर आकर गया है डिग्निटी. पैसिफाई,
इसका दो आ सकता है, पैसिफिकेशन भी आ सकता है और पीस भी आ सकता है, PEACE, शांति वाला पीस। तो पैसिफाई का एक्चुअल लिटरल मीनिंग ही होता है, पैसिफाई करना मतलब शांत करना। परशु, परशु का आएगा नाउन परसुएट, PURSUIT, परसुएट। इग्नोर, इग्नोर का आएगा इग्नोरेंस। पुअर, पावर्टी। डिवाइन, डिविनिटी। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द वर्ब फॉर्म्स ऑफ। डेमोक्रेसी का अभी अब हम लोगों ने ऊपर देखा था वेब डायग्राम में, डेमोक्रेटाइज वर्ड आया था ना, डेमोक्रेटाइज। तो इसका वर्ब फॉर्म आएगा डेमोक्रेटाइज। हिंड्रेंस, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, ग्लोबल, ग्लोबल का ग्लोबलाइज। क्वेश्चन नंबर सी, हिंड्रेंस का हिंडर। क्वेश्चन नंबर डी, रिजोल्यूशन का रिजॉल्व। क्वेश्चन नंबर ई, लिबर्टी का लिबरेट, LIBERATE, लिबरेट। एंड सर्विस का आएगा सर्व। ठीक है, अब आपको दिया है नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज अ नाउन एज वेल एज वर्ब एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विथ ईच सेट इन योर नोटबुक। अब ये जो वर्ड्स आपको 4 वर्ड्स दिख रहे होंगे, मार्च, ऑनर, क्रेडिट और स्टेट, तो इनको ना आपको दोनों इसमें यूज करना ही है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर लैंग्वेज स्टडी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो कोई भी एक ही वर्ड आएगा तो आपको उसको दोनों वेज में जो है ना यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो पहला वर्ड आपको दिया है मार्च। तो मार्च को आपको नाउन में भी यूज करना है और वर्ब में भी। तो मार्च के लिए नाउन फॉर्म में जो सेंटेंस यूज कीजिए। आपको सेंटेंस लिखना है, यू हैव टू एक्चुअली राइट 2 डिफरेंट सेंटेंसेस। ठीक है, इन दोज 2 डिफरेंट सेंटेंसेस दैट वर्ड शुड कम एज अ नाउन एंड इन द सेकेंड सेंटेंस इट शुड कम एज अ वर्ब। तो नाउन के लिए मैं दे रही हूं, गांधी जी लेड द मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी लेड द मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वर्ब फॉर्म में आप लिखिए, द वीमेन मार्च्ड टू द पुलिस स्टेशन एंग्रीली। द वीमेन मार्च्ड ed, okay, the women marched to the police station angrily। ये हो गया वर्ब फॉर्म। ठीक है, सेकेंड जो वर्ड दिख रहा है आप लोगों को, ऑनर दिख रहा होगा, है ना। अब ऑनर को भी हम लोग एक टाइम नाउन में यूज करते हैं और एक टाइम वर्ब में यूज करते हैं। मतलब कि एक नाउन के ऊपर बेस्ड सेंटेंस बनाते हैं और एक वर्ब के ऊपर। तो पहला नाउन देख लेते हैं, तो राइट डाउन, द पुअर ओल्ड मैन हैड द ऑनर ऑफ शेकिंग हैंड्स विद द वाइज किंग। The poor old man had the honor of shaking hands with the wise king। समझ में आया। और उसको वर्ब फॉर्म में सेंटेंस लिख लीजिए, We must honor our national heroes। वर्ब फॉर्म के लिए We must honor our national heroes। ठीक है, अब आपको तीसरा वर्ड दिख रहा होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट को एज अ नाउन लिख लीजिए, The sports girl said that the biggest credit for her success goes to her coach। The sports girl said that the biggest credit for her success goes to her coach। Okay, then उसके बाद वर्ब फॉर्म में, ठीक है, वर्ब फॉर्म आप लोग को पता है ना, क्रेडिट करना बैंक में यूज होता है अक्सर वर्ड। अमाउंट क्रेडिट करना मतलब जब हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट करना। तो ये भी एक एक्शन हो गया ना, एक्शन वर्ड हो गया। तो लिखिए, नो मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट दिस मंथ। नो मनी has been credited to your account this month, said the bank manager।
तो ये जो नो मनी हैज बीन क्रेडिटेड योर अकाउंट दिस मंथ, दिस विल कम इन इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस इज अ डायलॉग। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट के लिए। नाउ द लास्ट वन इज स्टीच। तो स्टीच के लिए भी आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों ने वो फेमस तो सुना ही होगा ना, अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पर ये स्टीच जो है नाउन के तौर पे यूज हुआ है, अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9। उसके बाद वर्ब के तौर पर मैरी ऑलवेज स्टिच्ड हर स्कूल यूनिफॉर्म हर सेल्फ। मैरी ऑलवेज स्टिच्ड हर स्कूल यूनिफॉर्म हर सेल्फ। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर बी, राइट मिनिमम 4 हिडन वर्ड्स ऑफ मोर देन 4 लेटर्स फ्रॉम इंटर गवर्नमेंटल। ये जो लैंग्वेज स्टडी में होता है इसमें आता है इस टाइप के क्वेश्चन, इंटर गवर्नमेंटल। इसमें से आपको 4 हिडन वर्ड्स बनाने हैं। तो फेस वैल्यू पे आपको एकदम साफ साफ है ना दिख रहा होगा क्लियरली। एक तो वर्ड क्या बन सकता है, इंटर, फिर दूसरा बन सकता है गवर्नमेंट, तीसरा बन सकता है मेंटल, और चौथा आप बना सकते हो गवर्न। हो गए 4 वर्ड्स। ठीक है, वेरी इजी टास्क। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, और बहुत सारे यहाँ पे आपको बोला है कि बस 4 हिडन वर्ड्स दो ना, तो 4 हिडन वर्ड्स दे दो एंड डू अवे विद दिस क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर दो। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है ना अपना नॉलेज शो ऑफ करने के लिए कि हाँ हमको बहुत सारे वर्ड्स बनाने आते हैं, वी कैन मेक 7 to 8 वर्ड्स, तो वो चक्कर में जो है ना बाकी का पेपर स्किप कर देते हैं। पेपर छूट जाएगा। तो अगर 4 हिडन वर्ड्स बोला है उतने ही लिखो, काफी है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इन द परस्यूट ऑफ। लेसन पढ़ाते वक्त ये आया था, मैंने कहा भी था कि ये जो है फ्रेजेस है और आपको मेक द फ्रेजेस मतलब मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज आ सकता है। अब देखो मैं आई एम डिस्कसिंग ऑल द टेक्चुअल क्वेश्चंस हियर बिकॉज टेक्चुअल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली आप लोगों को इफ इन केस पैसेजेस आते हैं, इसमें से पैसेज आया, अगर मैं बता चुकी हूँ कि लास्ट 2 years से इससे पैसेज नहीं आया है एंड इट इज अ लेसन विच इज कॉमन इन बोथ मीडियम्स, उर्दू एंड इंग्लिश। तो इफ इन केस अगर पैसेज आया तो टेक्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ओके, देखिए हमको सेंटेंस बनाना है ना, इन द परस्यूट ऑफ। तो लिखिए एक सेंटेंस, मैनी पीपल लूज देयर हेल्थ इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ। Many people lose their health in the pursuit of wealth. उसके बाद सेकेंड आपको दिख रहा होगा be afraid of, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, be afraid of। ठीक है, तो उसके ऊपर सेंटेंस लिखिए, one should not be afraid of facing difficult situations. One should not be afraid of facing difficult situation. अब गिव अप, है ना, गिव अप इज अ वेरी कॉमन फ्रेज, है ना। इसके ऊपर आप ही बना सकते हो कि वी मस्ट नेवर गिव अप वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। वी मस्ट नेवर गिव अप वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको दिख रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी क्या, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स ना। तो इग्नोरेंस का क्या आ सकता है, हाँ, इग्नोरेंस का आ सकता है नॉलेज। इग्नोरेंस का आ सकता है नॉलेज। डिनाई का आ सकता है, डिनाई का आएगा एक्सेप्ट। वेल नोन का आएगा अननोन। इमॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी। वायलेंस का आएगा नॉन वायलेंस, और स्लेवरी का आएगा फ्रीडम। ओके, नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन। This type of question will also come in, personal response question, but still we discuss.
वॉट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आप क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशंस रही तो. इफ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो जस्ट राइट डाउन, आई विल टॉक टू द रेस्टोरेंट ओनर, I will talk to the restaurant owner and ask him to send the child to a government school. है ना, I will talk to the restaurant owner and ask him to send the child to a government school. है ना, यही करेंगे ना हम लोग, रेस्टोरेंट ओनर से बात करके उसको बोलेगी कि बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एटलीस्ट भेजा दो. Let us see the question number B. उसी के अंदर, if you find a child working on a construction site, है ना, तो आई विल टॉक टू द पेरेंट्स एंड आस्क देम टू सेंड हिम टू स्कूल. है ना, तो यूजुअली सबका आंसर यही रहेगा कि अगर तुमने बच्चों को डिफरेंट सिचुएशन में देखा है तो हम वही चाहेंगे कि वो जो है मिजरेबल सिचुएशन है, पैथेटिक कंडीशन है, उससे बाहर आए, है ना, और स्कूल जाना शुरू करें. इफ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ ब्रिक वर्क साइट, ब्रिक वर्क है ना, ब्रिक वर्क मतलब जहाँ पे ईंट का काम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आई विल फाइंड एन, थोड़ा आपको थोड़ा डिफरेंट आंसर देना पड़ेगा. तो आई विल फाइंड एन NGO एंड इन्फॉर्म देम अबाउट इट. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर D, इफ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आई विल फाइंड एन ऑर्फनेज और NGO इन द एरिया एंड आस्क देम टू हेल्प हिम आउट. ओके, let's see next question. The question is, write any 2 efforts that you can make to enroll deprived children. कल मैंने मीनिंग बताया था, deprived का मतलब क्या होता है, वंचित, है ना, जो बच्चे वंचित रह गए हैं, महरूम रह गए हैं किसी चीज़ से, एजुकेशन से, अच्छे हेल्दी ब्रिंगिंग अप से. out of school children into a school, one is given for you. यानी क्या समझ में आया कि आपको लिखना है कि आप क्या, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर जैसे क्वेश्चन दिया उसी टाइप में कि राइट एनी 2 एफर्ट्स दैट यू कैन मेक टू एनरोल. आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाओगे, किसके लिए, डिप्राइव चिल्ड्रन के लिए और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए. तो पहले आपको दिया आई विल परसुएड पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम, तो उसी तरह का ही क्वेश्चन है. परसुएड करना मतलब कन्विंस करना, है ना, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ आएगी. तो बी लिख लीजिए आप, आई विल इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड आस्क देम टू हेल्प सच फैमिलीज बाय गिविंग बुक्स, बैग्स एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा. क्या बोला मैंने, आई विल इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड आस्क देम टू हेल्प सच फैमिलीज बाय गिविंग बुक्स, बैग्स और क्लोथ्स एक्सेट्रा. और सी में आप लिख सकते हैं कि आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट एन NGO working in the field of education. Yeah? I will try to contact an NGO working in the field of education. Okay? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझे. अभी आगे जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना, दैट डील्स विद ग्रामेटिकल पार्ट. ठीक है, तो ये ग्रामर है, तो विच एक्चुअली शुड नीड टू बी एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड, बट आई एम माई ट्राइंग लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. अब ये चीज़ जो है आप लोग पहले भी कर चुके हो. टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देखिए सबसे पहले तो लेट मी टेल यू व्हाट इज अ सेंटेंस, है ना. आप सेंटेंस किसको बोलोगे कि हिंदी में अगर हम कहें तो शब्दों का वो समूह जो जिनका कोई अर्थ बने, है ना, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, दैट इज कॉल्ड एज सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस, बिल्कुल वही दिया है कि एन सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया. अगर मैं सिर्फ कहूँ माई नेम इज, तो क्या कंप्लीट साउंड करता है? नहीं. अगर मैं बोलूँ माई नेम इज नाहिदा मिस, देन इट साउंड्स कंप्लीट, है ना. तो शब्दों का वो समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड एज सेंटेंस. अब आप सेंटेंस को 4 पार्ट्स में 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो. सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पर दिया है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटरी, है ना. तो असर्टिव मतलब क्या, देखो आपको दिया ही है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन. एक नॉर्मल सा सेंटेंस जिसके अंत में फुल स्टॉप आता है ना, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट ना. एक नॉर्मल सा सेंटेंस जैसे यहाँ पे दिया देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया, ये क्या है, असर्टिव है.
दूसरा देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव किसको बोला जाता है कि आपको आपने 8-9 में भी अच्छे से लर्न किया, आपको पता होगा कि क्वेश्चन वाले, है ना, जो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क हो। अब क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं, देखो आपको दिया है यहाँ पर यस नो टाइप, है ना, और दूसरा होता है WH टाइप, है ना। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इट जनरली बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड कैन बी आंसर बाय सेइंग यस और नो। फॉर एग्जाम्पल देखो आपको क्वेश्चन दिया है, कुछ से समझेगा, आर यू कमिंग विथ अस। आर यू कमिंग विथ अस दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आर यू कमिंग विथ अस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शुरू किससे हुआ है क्वेश्चन, आर क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। आर यू कमिंग विथ अस, क्या आप हमारे साथ आ रहे हो, तो उसका जवाब क्या दोगे, या तो हाँ दोगे या तो ना, कि हाँ वी आर कमिंग, है ना, या तो फिर बोलोगे नो वी आर नॉट कमिंग। समझ में आई बात। तो इसलिए इनको बोला जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। और ये स्टार्ट किससे हुआ, एक हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेसेसरी के आर, वो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है कि विल यू गो टुमारो, विल, है ना, शैल वी गो टुगेदर, शैल, है कि नहीं, डू आई स्टे इन स्विट्जरलैंड, डू आई स्टे इन स्विट्जरलैंड। समझ में आई बात। तो ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा आप देखिए WH, ये तो आपको पता होगा कि ना, जो भी WH वर्ड्स हु वेयर वाई वॉट वगैरह से ना, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया व्हाट इज द टाइम, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो आपको सामने दिया है, इट एक्सप्रेसेस कमांड एंड रिक्वेस्ट। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि सजेशंस भी होते हैं यहाँ पर, वो नहीं दिया आपको। कमांड और रिक्वेस्ट भी होते हैं, सजेशंस भी होता है। सजेशन किसको बोलते हैं, जो लेट्स से स्टार्ट होते हैं ना, चलो लेट्स गो पार्टी टू नाइट, या लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो फॉर अ मूवी, ये सारे सब क्या होते हैं, सजेशंस होते हैं। तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 4 देखिए आप, एक्सक्लेमेटरी। तो पता ही आप लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क से आप समझते हो ना कि एक्सक्लेमेटरी, है ना, ठीक है। अब ये हम लोगों ने ग्रामर यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक्सरसाइज दी हुई है, हाँ, जिसमें आपको बताना है कि सेंटेंस असर्टिव है, कि इंट्रोगेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, या इंपरेटिव है। ओके, तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, द मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, ये हो गया असर्टिव। ओके, नाउ लुक द सेकेंड क्वेश्चन, इज द वर्ल्ड सो पुअर, तो ये कौन सा हो गया, यस नो टाइप क्वेश्चन है ना, इज द वर्ल्ड, बिकॉज इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं लिखना कि कौन सा क्वेश्चन है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर लिखना है कि वो कौन सा सेंटेंस है। तो यू आर गोइंग टू राइट इंटरोगेटिव, है ना। आप देखो क्वेश्चन में, यू कैन सी इन द क्वेश्चन, है ना, कि यू हैव टू राइट वेदर इट इज असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सो यू आर गोइंग टू राइट हियर it's an interrogative. The next is kill not your children because of poverty. अब what is this? This is a commandment written in our holy Quran, है ना, it's a commandment by Almighty. तो इसको आप दोगे imperative, क्योंकि ये it's a sort of command, है ना, by Almighty. Let's walk together. अब मैंने कहा था ना कि ऊपर एक चीज मिस हुई है, कि ये जो इम्परेटिव होते हैं इसमें कमांड रिक्वेस्ट के अलावा क्या आ जाता है, सजेशन भी आ जाता है। तो ये जो लेट्स वॉक टुगेदर है ना, ये एक सजेशन है, तो ये किस में आ जाएगा, इम्परेटिव में भी। तो आप चाहो तो वहाँ पे ऐड कर लो कि इम्परेटिव में कमांड और रिक्वेस्ट के अलावा और क्या आता है, सजेशन भी आता है। तो लेट्स वॉक टुगेदर क्या है, इम्परेटिव। व्हाट कैन वन पर्सन डू, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, है ना। अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करने जाएंगे तो क्या है, ये WH टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वी हैव मेड प्रोग्रेस, है ना, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, दैट मीन्स इट इज असर्टिव। देन हाउ अटरली वी हैव फेल्ड अवर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, फ्रॉम दैट ओनली यू कैन मेक आउट कि दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। And the last one, what a big challenge it is. This is also exclamatory sentence. Now look question number C. Rewrite the following sentence as assertive. It's very important, हाँ, ये usually आप लोगों को ग्रामर में पूछता है,
इवन द अपर क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट है, और ये भी, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, मतलब कि आपको इंट्रोगेटिव दिया है, उसको असर्टिव करने बोला है। तो सेंटेंस आपको लेसन के कॉन्टेक्स्ट से याद होगा कि वो बच्ची बोलती है ना, व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, आप पहले क्यों नहीं आए। आप पहले क्यों नहीं आए का मतलब, उसका बोलने का मतलब क्या होता है कि आपको पहले आना चाहिए था, चाहिए, है ना। चाहिए के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, शुड। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, चाहिए था के लिए है शुड हैव, ठीक है। चाहिए शुड एंड चाहिए था शुड हैव। तो इसका असर्टिव कैसे बनेगा, यू शुड हैव कम अर्लियर। क्या बनेगा, यू पीपल जस्ट राइट डाउन द आंसर, हाँ, यू शुड हैव कम अर्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ फ्राइटन देयर आईज लुक, एंड राइट डाउन द आंसर, देयर आईज लुक वेरी फ्राइटन्ड, देयर आईज लुक वेरी फ्राइटन्ड। एक बात याद रखिए, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कर रहे हो ना, तो आपको वेरी, टू, है ना, या सो, ऐसे इंटेंसिटी बताने वाले वर्ड्स डालना पड़ते हैं, वेरी, सो या टू। समझ में नहीं कि हम लोग बोलते हैं द टी इज वेरी हॉट, द टी इज सो हॉट, द टी इज टू हॉट। तो इन शब्दों की बात कर रही हूँ। तो ये शब्द जो इंटेंसिटी बताते हैं, ऐसे शब्द डालना पड़ेंगे। वैसे ही देखो नेक्स्ट वाला भी है, हाउ एंग्री इट मेक्स मी, तो इसका आप बना सकते हो, इट मेक्स मी वेरी एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शुड आई एक्सेप्ट सच शैकल्स ऑफ स्लेवरी, क्या मुझे ऐसी गुलामी की बेड़ियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या है कि मुझे ऐसी गुलामी की बेड़ियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है ना, कि आपको दोनों टाइप की दी है, आपको इंट्रोगेटिव भी दिया है, एक्सक्लेमेटरी भी दिया है, और आपको उसको बनाना क्या है, असर्टिव। असर्टिव मतलब एक साधारण सा सेंटेंस स्टेटमेंट। तो इसका क्या बनेगा कि मुझे इन गुलामी की बेड़ियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट एक्सेप्ट सच शैकल्स ऑफ स्लेवरी। समझ में आई बात। नेक्स्ट, व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो उसका आएगा वन पर्सन कैन डू नथिंग। समझ में आई ना बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडरलाइन फ्रेजेस, observe the following underlined phrases. Here, have or has are followed by the past participle form of the verb. This construction indicate present perfect tense. क्या है ये present perfect tense? अब because आपके जो है ऑफलाइन लेक्चर्स है ना, हमारे 1-to-1 लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए, तो ये ग्रामर इज सच अ थिंग के इट कैन बी बेटर एक्सप्लेन वाया 1-to-1 लेक्चर्स। तो लेकिन अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या विशेषता है, कि इसमें हैव और हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है वर्ब का। जैसे नीचे आपको दिया है, वी हैव मेड प्रोग्रेस, वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, इट हैज हैपेंड। आपको और दो बोला है, 4 और 5 दिया ना, तो आप लोग लिख लीजिए, आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर, आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर। फिर I have held their injured bodies, I have held their injured bodies। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, in the following sentence says the underlined words are called infinitive. Such infinitives, find such examples from the speech and underline the infinitives. ये देखिए, कभी भी जो है वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म के पहले अगर टू आता है तो आप लोग को पता होगा इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो हमको अभी अपने लेसन में से और भी जो है ना इन्फिनिटिव्स जो है फाइंड आउट करके लिखना है। तो मैं आपको डायरेक्टली मैं भी सेंटेंस दे देती हूँ। राइट डाउन, आई एम अनेबल टू डू दैट, आई एम अनेबल टू डू दैट, और टू डू को आप अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लिखिए, आई हैव कम हियर only to share the voices, I have come here only to share the voices। तो आप टू शेयर को अंडरलाइन करो।
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप लिखोगे डॉट 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 फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स, डॉट 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 फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स। ये मैंने डॉट डॉट की डाला क्योंकि मतलब इसके पहले बहुत लंबा सेंटेंस है, तो हमको मेन कंसर्न किससे है, हमको चाहिए इन्फिनिटिव। तो ये जो लास्ट मैंने बोला डॉट 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 फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स में इन्फिनिटिव क्या हुआ, टू किल। समझ में आई ना बात। तो मतलब क्या है, मेन बॉटम लाइन ये है कि भाई जब भी प्रेजेंट टेंस आए, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म आए, है ना, प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब हो उसके पहले टू आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ओके, देन we need to proceed further. The biggest, complete the following sentence with the help of the sentence given below. देखिए एक्चुअली यहाँ पर टॉपिक का नाम नहीं दिया है, बट यू नो व्हाट कि ये जो दो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन नंबर ए और बी, और ये जो है ना चेंज द डिग्री टॉपिक है, हाँ चेंज द डिग्री टॉपिक है, ग्रामर का है, जिसको इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोला जाता है, तो उससे डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ग्रामर का क्वेश्चन है। लुक द फर्स्ट सेंटेंस, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड टॉलरेंस। बिगेस्ट चैलेंज, और आपको यहाँ पर बोला है कि नो अदर से स्टार्ट करो। तो ये एक्चुअली व्हेन यू प्रैक्टिस दिस टॉपिक ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देन यू विल गेट अ गुड होल्ड ओवर दिस। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर आंसर दे रही हूँ। तो ये दोनों जो है ना क्वेश्चन, ये जो दिए हैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं, द बिगेस्ट चैलेंज और ये जो सेकेंड वाला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आप लोग को आंसर दे रही हूँ, ठीक है, यू कैन जस्ट राइट डाउन द आंसर। No other challenge knocking on the doors of humankind is as big as fear and intolerance. I am repeating again. No other challenge knocking on the doors of humankind is as big as fear and intolerance. इसी का सेकंड आएगा। तो ये जो एक्चुअली मैंने फर्स्ट जो दिया ना, ये है पॉजिटिव में, हाँ पॉजिटिव डिग्री में, और ये जो अभी आप सेकंड लिखोगे ये होगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में फियर एंड इनटॉलरेंस आर बिगर देन एनी अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। आई रिपीट अगेन, फियर एंड इनटॉलरेंस आर बिगर देन एनी अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट देख लीजिए, वेरी फ्यू ऑनर्स in the world are as great as Nobel Prize. Very few honors in the world are as great as Nobel Prize. और इसका सेकेंड आप लिखोगे, The Nobel Prize is greater than most other honors in the world. The Nobel Prize is greater than most other honors in the world. अब लुक द क्वेश्चन नंबर 12। तो एक्चुअली इस लेसन का वर्कशॉप मैंने आज एक्सक्लूसिवली इसीलिए डिस्कस किया है कि बिकॉज इट इज़ यू नो वेरी वास्ट एंड इट कवर्स मैनी टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। इसके अंदर ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स है, तो क्योंकि अभी ये आपके लेसन से कनेक्टेड है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ ना। लुक दिस क्वेश्चन नंबर 12 ना, दिस इज एक्चुअली चेंज द वॉइस। क्या है ये? चेंज द वॉइस। तो आपको फर्स्ट कॉलम में दिया है, ही वॉज किडनैप बाय एन एक्सट्रीमिस्ट। यू हैव टू मैच द कॉलम, ऑब्वियसली आपको मैच द कॉलम करना है। तो ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, ये है ना पैसिव वॉइस में, जिसका एक्टिव वॉइस होगा एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनैप हिम। देखो नो वेयर इन द क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन क्या दिया, देखो मैच द सेंटेंस गिवन इन द पार्ट ए विद द सेंटेंस गिवन इन द पार्ट बी, नोट द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिया नहीं आपको कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस टॉपिक से डील करता है, ऐसा नहीं दिया है। इवन यहाँ पे चेंज द डिग्री टॉपिक से डील करता है, ये नहीं दिया है। बट आप व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रामर अलॉट ना, देन यू विल गेट अ गुड होल्ड एंड कमांड, देन यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ
कि without instruction you need to understand that which particular topic the question deals with, that you need to understand yourself. Getting me? So सेकेंड वाला देखिए, द चाइल्ड वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. उसका आएगा दे फोर्स द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. दिस कैन बी डन बाय अस. तो इसका आंसर आएगा बी. तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिया है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द सेंटेंस इन द पार्ट ए आर इन पैसिव वॉइस. आई टोल्ड यू guys, while the sentence in the part B are in active voice. Now change the following sentence into passive voice. अब आपको ये सेंटेंस जो दिए गए ना, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. We can do it. इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा? It can be done by us. इसका चेंज द वॉइस का बहुत एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग हिज ऑनलाइन सेशन. ठीक है, तो यू पीपल जस्ट राइट डाउन द आंसर नाउ. हिज एंग्री हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी. तो इसका आंसर लिखिए, आई एम स्टिल शेकन बाय हर एंग्री क्वेश्चन. आई एम स्टिल शेकन बाय हर एंग्री क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज. तो इसका आंसर आएगा, चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज मस्ट बी मेड बाय गवर्नमेंट्स. चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज मस्ट बी मेड बाय गवर्नमेंट्स. एंड द लास्ट वन इज, हिज आंसर मेड मी एंग्री. तो इसका आएगा, आई एम मेड एंग्री बाय हिज आंसर. I am made angry by his answer. Okay. Now see the last concluding question. 13. Imagine your school invites Malala to preside over Children's Day celebration. Yesterday I had given you a nice introduction about Malala, है ना. तो उसके बारे में मैंने इंट्रो दिया था आप लोगों को कि how she fought for the right of education for females, isn't it? तो अब क्या करना है आपको कि सपोज आपकी स्कूल ने इनवाइट किया है मलाला को. यू हैव टू ड्राफ्ट अ वेलकम स्पीच फॉर दिस गेस्ट ऑफ ऑनर. गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर फ्रॉम द इंटरनेट और योर स्कूल लाइब्रेरी. वाइल ड्राफ्टिंग अ स्पीच द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द माइंड. ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन. देखिए कल ही हमने देखा था वार्मिंग अप एक्सरसाइज में देखा था, है ना, कि स्पीच ड्राफ्ट करने का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. स्टार्टिंग में आपको ग्रीट सैल्यूटेशन करना होता है, देन आपको इंट्रो देना होता है, देन द मेन बॉडी ऑफ द स्पीच का, राइट, एंड देन द कंक्लूजन, है ना, एंड यूजुअली एट द एंड आता है वोट ऑफ थैंक्स. ना लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोगों का जो सा पेपर पैटर्न है, आप लोगों को है ना स्पीच राइटिंग भी है जिसके अपोजिट में व्यू काउंटर व्यू आता है. तो समटाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज विद व्यू काउंटर व्यू कि भाई हमको फेवर में लिखना है या अपोजिट में लिखना है, वो समझ में नहीं आता. तो आई बेटर रिकमेंड यू टू गो फॉर स्पीच राइटिंग, राइट. तो ये जो है ना, दिस कंसिडर दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट स्पीच राइटिंग. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी अगेन, है ना, टू डिस्कस दिस राइटिंग स्किल टॉपिक ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन. सो लेट्स होप कि व्हेन वी हैव 1-to-1 लेक्चर्स देन वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. So I hope you got today's workshop very well. Thanks for patient listening, and please do follow all the instructions which I told you. Bye bye.